हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के डिस्कशन को। तो देखिए फ्रंट पेज है। सबसे पहले यहाँ पे जो है एक न्यूज़ आई है, कांग्रेस एंड अनसर्टेनिटी पिक सिद्धरमनियम एज सीएम। तो ये आपको न्यूज़ है, पता ही है, समझ ही गए होगे। फिर यहाँ पे क्या है, मेघवाल रिप्लेसेस किरण रिजिजू एज लॉ मिनिस्टर। तो किरण रिजिजू जी हमारे लॉ मिनिस्टर थे, इनको चेंज करके अर्जुन राम मेघवाल जो हैं वो बन गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी एक न्यूज़ है, ये ऐसी कुछ बहुत वो नहीं है। इसके बाद देखो पेज नंबर 4 पे ना आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है। लेट मी ओपन द ये, हाँ, स्टैनलिन ईपीएस एंड अदर लीडर हेल्स कोर्ट रूलिंग ऑन जल्लीकट्टू। क्या हुआ है जल्लीकट्टू की रूलिंग पे, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जल्लीकट्टू लॉ वैलिड, रूल सुप्रीम कोर्ट। तो जल्लीकट्टू क्या है ये पूरी कहानी, वो मैं अभी आपको इस वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगा, आप देख लेना जल्लीकट्टू के बारे में, ठीक है, डिटेल में। तो वो वाली चीज़ है। तमिलनाडु अमेंडेड लॉ ऑन जल्लीकट्टू वैलिड सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है, क्या आया है थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे टर्म्ड जल्लीकट्टू अ टाइप ऑफ बोविन स्पोर्ट existing in Tamil Nadu for at least a century and did not interfere with the state legislature, finding that the bull taming event is a part of cultural heritage and tradition of the people। ठीक है, अब ये पूरी कहानी क्या है ना, ये मैंने भी वीडियो अटैच कर रहा हूँ, वहाँ पे देखना, इंपॉर्टेंट है, समझने में आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप उसको देख के समझेंगे, क्योंकि जल्लीकट्टू पे क्वेश्चंस आना बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कांग्रेस डिप्लोमेटिक वाला है, कोई इतना खास है नहीं। देन दिस आर्टिकल इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, कोई नई चीज़ यहाँ पे नहीं है जो हम देखें। अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, पॉलिटिकल चीज़ है, आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। फॉरेन पेज पे पढ़ आते हैं। पपुआ न्यू गिनिया टू साइन सिक्योरिटी पैक्ट विद यूएस। प्राइम मिनिस्टर वहाँ के जो हैं उन्होंने बोला है पाक पुलिस बीसीज इमरान होम्स एज डेडलाइन एक्सपायर्स, नॉट हमारे इतना काम का। टू डेड इन संकन चाइनीज वेसल, इंडियन नेवी डिप्लॉयज P-81 फॉर सच। तो ये यहाँ पे न्यूज़ है। देखो ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं, आप पढ़ लेना न्यूज़पेपर को, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मतलब जब ज़्यादा कुछ काम करना निकले तो उसको ज़बरदस्ती पढ़ना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जल्लीकट्टू इज़ द इशू, वो डिटेल में अभी हम तो गाइज अभी दो टॉपिक्स जो हैं, जैसे कि एक तो जल्लीकट्टू है जो हम डिटेल में देखने वाले हैं, दूसरा स्पेशल मैरिज एक्ट, क्योंकि LGBTQ कम्युनिटी जो है वो मैरिज का डिमांड जो कर रही है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ही कर रही है। तो जब भी ये चीज़ आती थी मैं आपसे कहता था कि स्पेशल मैरिज एक्ट डिटेल में कभी देखेंगे, तो आज इसको दोनों को देखेंगे। दोनों के नोट्स आपकी कॉपी में बन जाने चाहिए एंड इंपॉर्टेंट है दोनों आर्टिकल्स, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, उसके बाद आप इनके डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी है हमारा, वहां पे कॉन्टैक्ट करके भी ज़्यादा जानकारी इन कोर्सेज के बारे में ले सकते हैं। देखिए सबसे पहला एक आर्टिकल आज आया हुआ है, जल्लीकट्टू कल्चरल प्रैक्टिस और क्रूएल्टी। पर ये आर्टिकल ना देखो कल भी आया था, पर कल इसमें इतना कुछ कंटेंट नहीं था एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, लेकिन आज जो आया है इसमें काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, ठीक है। तो गाइज सबसे पहली यहाँ पे एक बात आ रही है कि क्या प्रिवेंटिंग एनिमल क्रूएल्टी इज अ ड्यूटी ऑफ अ स्टेट। क्या है जल्लीकट्टू ये जानेंगे, क्या है ये प्रैक्टिस ये जानेंगे, क्या है ये पूरा मामला वो जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है ना, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, आपको इससे इस खेल के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जल्लीकट्टू की प्रैक्टिस जो है ना गाइस यही है। इसके अंदर होता क्या है, ये जो बैल है, ये बुल जो है, इसका जो ये हम्प है, इसको क्या बोलते हैं, हम्प। इस खेल के अंदर अगर आप इसके हम्प को पकड़ लेते हो तो फिर यहां पे देखने में ये मिलता है कि ये बैल जो है, ये बुल जो है, ये आपके अंडर में आ जाती है, ठीक है। अब यहां पे आपको एक चीज समझनी होगी कि इस बुल का पूरा कंट्रोल इस हम्प से होता है। ये बुल शांत हो जाती हैं अगर कोई इनके हम्प को पकड़ लेता है। ये खेल यही है। इसमें देखिए दो पार्टीज होती हैं, एक वो पार्टीज होती हैं जो इन बुल्स को प्रिपेयर करते हैं इस इवेंट के लिए, और वो इनको बिल्कुल हैवी बनाते हैं, इनके ऊपर काफी सारा आप कह सकते हो कि फिजिकली वायलेंस भी होता होगा, जिससे कि ये बुल इस कैपेसिटी में आती है कि आप जो है इनका जो भी इनका आक्रोश है या फिर कोई इनको जो पकड़ने की कोशिश करे तो जो ये बुल हैं उससे बच सकें, उस तरीके का इनको तैयार किया जाता है उन लोगों के द्वारा। दूसरे वो प्लेयर्स होते हैं जो इस गेम को खेलते हैं, और इनमें से जो जीतता है, अगर ये प्लेयर जीतता है तो ही इज द विनर, और अगर ये बुल जीतता है तो जिसने इस बुल को ट्रेन किया है या फिर जिसका ये बुल है, ही इज द विनर।
तो ये बेसिक एक प्रैक्टिस है जल्लीकट्टू की जो हमारे देश में होती है साउथ साइड में। अब यहां पे क्या मामला है इस पे आते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 जजेस की जो बेंच थी उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया था 2017 में, आई थिंक, अभी ईयर अपन देख लेंगे, एग्जैक्ट मुझे अभी क्लियर नहीं हो रहा, इसमें लिखा होगा। तो वर्डिक्ट दिया था कि तमिलनाडु के अंदर जो ये प्रैक्टिस ऑफ जल्लीकट्टू होती है ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और ये नहीं होनी चाहिए। तो जब ये पर्टिकुलरली आपका ये वर्डिक्ट दिया गया था तो हमें देखने में ये मिला था कि तमिलनाडु में ना काफी ज्यादा जो है इसके अगेंस्ट में वायलेंस हुआ था। मैं 2000 आपके सामने ना 17 बोल रहा था, लेकिन आई थिंक इन 2014 एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजन अ 2 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड जल्लीकट्टू इलेजिटिमेट। तो यहां पे मैं फिर इसको करेक्ट करता हूं, ये 5 जजेस की बेंच ना ये अभी सुनने वाली है, ठीक है। ये वर्डिक्ट अभी फिर से कोर्ट में है तो वो सुनने वाली है। मैं अभी इस पे आऊंगा कि अभी क्या कंटेक्स्ट है, पहले अपन पास्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो यहां पे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजन केस के अंदर हमारी कोर्ट ने ये कहा कि ये जो प्रैक्टिस होती है जल्लीकट्टू की ये इलिजिटिमेट है। लेकिन हुआ क्या, जब इतना ज्यादा लोगों के, क्योंकि ये लोगों के रिलीजियसली सेंटीमेंट हैं, कल्चरल सेंटीमेंट्स हैं, तो लोगों ने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जिसके चलते हुए देखने को यह मिला कि तमिलनाडु की सरकार एक अमेंडमेंट लेके आती है और उसके बाद इस स्पोर्ट्स को लेजिटिमेट करार देती है, ठीक है। अभी पहले देखो थोड़ी सी एक चीज जानो, हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ह्यूमंस को फंडामेंटल राइट दिया गया है लेकिन एनिमल्स को नहीं दिया गया है। एनिमल्स के राइट जो है ना आपको फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी में दिखते हैं, पर आपको एक डिफरेंस पता है ना, फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सिएबल, मतलब अगर कोई उसको वायलेट करता है आप कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी जो है या फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये इनफोर्सिएबल नहीं होती हैं, ये मतलब कंपल्सर नहीं होता है इसको फॉलो करने का। तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी एंड आर्टिकल 21 ये अभी तक तो जो है ना ये ह्यूमंस की बात करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए डीपीएसपी एंड एफडी में आपको मिलता है, ये मैंने आपको बताया है, बट ये अनफोर्सिबल ऑब्लिगेशन है। अब ये सारा मामला जो है ना वो इस एक्ट का है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, पीसीए एक्ट 1960। हमारे देश में एक एक्ट लाया था हमारी सरकार ने जिसका नाम था पीसीए एक्ट 1960। इसके अंदर एनिमल्स के ऊपर होने वाले जुल्मों को कम करने के लिए काफी सारे लॉज बनाए गए थे, लेकिन देयर वर सम एग्जेम्पशंस। पहला एग्जेम्पशन है कि भाई कुछ मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए, जैसे आप फ्रॉक्स के ऊपर देखते हो, रैट के ऊपर देखते हो, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज देखने को आपको मिलेगी कि ए नागराजन जो केस था, जो अभी हमने पहले डिस्कस किया है, जहां पे जल्लीकट्टू की प्रैक्टिस को इलीगल बताया गया था, उसमें यह बोला था कि भैया ये जो प्रैक्टिस है दिस इज फॉरबिडन बाय द पीसीए एक्ट। और इवन कोर्ट यहां तक गई थी कि भैया जो 21 है अगर हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो एनवायरमेंट एंड एनिमल्स पे भी आएगी, जो हमारा आर्टिकल 21 है। फिर क्या हुआ 2017 में, देखो मैं कंफ्यूज हो रहा था ना 2017 का केस, तो केस पहले का था 2017 में तमिलनाडु की सरकार ने एक अमेंडमेंट लाया था इस पीसीए एक्ट के अंदर, और उन्होंने ये कहा था कि इस पर्टिकुलर मामले से आपकी जल्लीकट्टू जो है वो एग्जेम्प्टेड है, या फिर इस पीसीए एक्ट से जल्लीकट्टू की प्रैक्टिस जो है वो एग्जेम्प्टेड है। आपको मैं एक बार बता दूं कि देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 टाइप की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये वाला जो मैटर था ना ये कॉन्करेंट लिस्ट में था, मतलब कि स्टेट सरकार भी इस पे लॉस बना सकती है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इस पे डिटेल बता देता हूं। यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव इक्वल पावर्स टू मेक ऑन प्रिवेंशन ऑफ एनिमल्स क्रुएल्टी, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जो कि एंट्री 17 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे आ जाते हैं कि भाई बाद में जो है प्रेसिडेंट का भी अप्रूवल मिल गया था, और 2017 के बाद ये प्रैक्टिस जो है वापस से तमिलनाडु में शुरू हो गई थी, ठीक है। इसके बाद ए नागराजन केस जो है उसमें मैंने आपको बताया, कहा कि भाई डीपीएसपी 51 आर्टिकल सब क्लॉज जी इसका वायलेशन है, फंडामेंटल ड्यूटीज का वायलेशन है। कोर्ट ने इवन ये भी कहा था कि आर्टिकल 21 एनवायरनमेंट की बात करता है तो उसमें एनिमल भी आ जाते हैं, यहां तक बात चली गई थी। लेकिन डायरेक्टली ये नहीं कहा था कि भाई जैसे राइट टू लाइफ ह्यूमन को है
तो वैसे ही राइट टू लाइफ जो है वो एनिमल्स को भी मिलेगी, ये बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। किस चीज को अलाउ करता है? सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज। क्या करता है? अलाउ करता है सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज विदाउट गोइंग थ्रू एनी रिलीजियस कस्टम और रिचुअल्स। ये एक लेजिस्लेशन है टू वैलिडेट, रजिस्टर इंटर रिलीजियस एंड इंटरकास्ट मैरिजेस। ठीक है, इफ मान लो कोई हिंदू बंदा जो है मुस्लिम वुमेन से, या मुस्लिम बंदा जो है हिंदू मुस्लिम से, या और कोई रिलीजन का बंदा आपस में इंटर रिलीजन शादी करना चाहे, या फिर कोई इंटर कास्ट करना चाहे, तो वो इस मैरिज एक्ट का यूज करते हुए कर सकता है। इट अलाउज टू इंडिविजुअल टू सोलमनाइज देयर मैरिज थ्रू अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, थ्रू अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। नो रिलीजियस फॉर्मेलिटीज आर नीडेड टू कैरिड आउट अंडर द एक्ट। This act includes Hindu, Muslims, Christian, Sikhs, Jain, Buddhist marriage। ठीक है, बेसिक चीज थी इतनी, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखा हुआ है? This act applies not only to Indian citizens but also different caste and religions के लोग जो कि इंडिया नेशनल के हैं और बाहर रह रहे हैं। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, कोई बंदा एक्स नाम का बंदा है, वो इंग्लैंड में रहता है, तो ये उस पर भी होगा अगर ये इंडियन है तो। ठीक है, ऐसा ही जरूरी नहीं है कि आप जो है बस भारत में रहो तभी आप इसका यूज कर सकते हो। ऐसे में प्रिस्क्राइब्स एंड इलोबरेशन प्रोसीजर की किस तरीके से शादी इसमें होती है। ये जो प्रोसीजर है ना, यही चैलेंज हुआ था। ये क्यों हुआ था? बोला जा रहा था राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन है। किसका? राइट टू प्रिवेसी। कैसे है बताते हैं, देखो। वन ऑफ द पार्टीज टू द मैरिज हैज टू गिव अ नोटिस ऑफ द इंटेंडेड मैरिज, ठीक है, टू द मैरिज ऑफिसर of the district where at least one of the parties to the marriage has resided or at least 30 days। ये क्या कहा जा रहा है कि भैया जो पार्टीज हैं जिनको आपस में शादी करनी है, तो वो रिक्वेस्ट जो है उस वहां के जो आपके मैरिज ऑफिसर होंगे उनको देंगी। बट वो जो रिक्वेस्ट है ना, वो उन दोनों में से एक बंदे को, जैसे मान लो कोई एक्स और वाई शादी करना चाहते हैं, तो एक्स और वाई में से कोई एक जो है एटलीस्ट 30 दिन के लिए उस डिस्ट्रिक्ट में रह रहा हो तभी वो कर सकता है। पहली चीज तो ये कही है। तो इसमें तो कोई राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन नहीं हो रहा है। कि हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑन विच सच नोटिस, 30 दिन वाली बात कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, प्रॉब्लम कहां आ रही थी? यहां आ रही थी। सच नोटिस इज एंटर्ड इन द मैरिज नोटिस बुक एज वेल एज publishes a notice of marriage at some conspicuous place in his office। इसका मतलब ये होता है, वो जो नोटिस है ना, वो नोटिस बुक में तो अपने करेंगे ही करेंगे, रखेंगे उसको, वैसा ही एक नोटिस एक ऐसी जगह पे उस ऑफिस में लगाना है जो कि क्लियर कट विजिबल हो सभी को। जैसे कि ऐसे नहीं कि आप कहीं छुपा के लगा दो, आपको ऐसी जगह पे लगाना है जो सभी कोई देख सके। ठीक है, अब उस नोटिस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? द नोटिस मैरिज पब्लिश बाय द मैरिज ऑफिसर इंक्लूड्स डिटेल ऑफ पार्टीज, नाम, पता, नेम, डेट, एज, ऑक्यूपेशन, पेरेंट्स का नेम, डिटेल, एड्रेस, पिन कोड, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, फोन नंबर। भैया किसी की किसी से लड़ाई हुई हो और उसने इसके थ्रू शादी करी हो तो उसके घर तक का पता, मोबाइल नंबर पता पड़ जाएगा। किसी की एक्स ने किसी के साथ शादी कर ली हो तो उसका प्रेजेंट नंबर लेके फिर वो गाली गलौज करने लग जाएगा उसके पति के नंबर को, और अपोजिट भी हो सकता है। तो ये भैया राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन है, ऐसा बोलते हुए ये मैटर जो है कोर्ट में गया था और इसीलिए ये न्यूज में आ गया था। ठीक है, इफ नो ऑब्जेक्शन इज रेड विद इन द 30 डे पीरियड, जब ये फाइल हुआ है, देन मैरिज कैन बी सोलमनाइज। ऑब्जेक्शंस आर रेज, तब फिर क्या होगा? इंक्वायरी होगी, फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि मैरिज होनी है कि नहीं होनी है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन है कि नहीं है, क्यों चैलेंज हुआ था, आप समझ रहे हो ना बात? देखो बहुत सिंपल सी बात है। मान लो कोई एक्स और वाई दो बंदे हैं, ठीक है, मतलब ये मेल है, शी इज फीमेल। उसके बाद क्या हुआ? मान लिया कि भैया इनको शादी करनी है, ये लोग गए कहाँ? मैरिज ऑफिस में। यहाँ पे क्या हुआ कि भाई जो एक्स था ना, ये कभी किसी और का बॉयफ्रेंड होता था, उसका नाम था जेड। ठीक है, अब क्या है, इसने अपना नंबर बदल लिया था, तो जेड इसको कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो जब जेड इसको कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, चीजें सही थी, लेकिन जेड को पता पड़ा कि भैया ये यहाँ पे आके शादी कर रहा है, तो ये नोटिस वोटिस लग गया यहाँ पे। ठीक है, तो जेड यहाँ पे पहुंचती है, वो नोटिस में देखती है अरे यार वाई का मोबाइल नंबर ये है, तो वो क्या करती है? वाई को फोन करती है और खूब उल्टी उल्टी गाली देती है और इसकी बिचिंग करती है, बस इनका काम हो जाता है।
फिर वो कहती है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, है ना। तो ऐसे कितने घर उजड़ रहे होंगे। जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, आप समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये है पूरा भैया जो जिसकी वजह से ये चैलेंज हुआ था। बट अपने को स्पेशल मैरिज एक्ट पता होना चाहिए, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है एंड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2-3 चीजें हैं इसमें जो हमें जाननी थी, वो आपको क्लियर कट कर दिया है मैंने, प्रोसेस बता दिया है, कब आया था, क्यों आया था, इसमें कौन कौन से रिलीजन लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनके नाम पता होने चाहिए आपको। क्या भारतीय के अलावा फॉरेनर्स भी हैं? तो जवाब बताओ, क्या फॉरेनर्स आर इंक्लूडेड इन इट? Sir, these provisions are direct inflation or privacy. Most challenging part that if marriage is without parents' agreement, then it again leads them being accessible to parents' reach as well. बिल्कुल काव्या, बहुत सही बात काव्या ने बोली है कि बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने बोला है कि देखो मोस्टली जो इन सब तरीके से शादी की जाती है ना, वो कौन करते हैं? जो घर से भाग के या पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। तो फिर उसमें क्या होगा कि भैया अब उन पेरेंट्स को भी ऑब्जेक्शन करने का अधिकार मिल गया। दूसरा कि उसको एड्रेस भी पता है, उसको नंबर भी पता है, वो घर से उठवा दे, क्या कर ले, कौन जिम्मेदार है? ठीक है, मैंने अभी कुछ क्वेश्चन पूछा था, मैं भूल गया।